गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों का जो है कोऑर्डिनेट में कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स आ चुके हैं मेरे पास, कुछ बच्चों के बाकी बचे हुए हैं। फ्राइडे तक आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं आप प्रॉपरली हमको व्हाट्सएप करते रहें, ठीक है। फ्राइडे तक मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स लूंगा, उसके बाद पर्सनली मैं सभी के क्वेश्चन जो है सैटरडे को या संडे को मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो कल जो चल रहे थे प्रोसेस उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। कल जो प्रोसेस हमारे चल रहे थे उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने 3 मेथड हमने कंप्लीट किया था और उसके बाद स्टेप 4 आज हम लोग स्टेप 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो स्टेप 4 जिसको बोलेंगे हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब क्या है कि अब हम मेटल बना चुके हैं, यानी हम मिट्टी के टुकड़े से मेटल को ले चुके हैं। अब उसको बिल्कुल प्योर करना है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, बिल्कुल प्योर करना है, उसे बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है बेटा। तो लिखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन nature of metal and impurities. nature of metal and impurities, है ना। impurities आप familiar हो, गैंग बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो refining are of two types. refining are of two types. नंबर 1 फिजिकल रिफाइनिंग, नंबर 1 फिजिकल रिफाइनिंग, नंबर 2 केमिकल रिफाइनिंग। नंबर 1 फिजिकल रिफाइनिंग, नंबर 2 लिखें केमिकल रिफाइनिंग। हेडिंग डालो फिजिकल रिफाइनिंग, ठीक है। अब हेडिंग डालो फिजिकल रिफाइनिंग। लिखो फिजिकल रिफाइनिंग आर ऑफ 3 टाइप्स। फिजिकल रिफाइनिंग आर ऑफ 3 टाइप्स। फिजिकल रिफाइनिंग आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो लिक्वेशन। नंबर 1 हो जाएगा मेरा लिक्वेशन। नंबर 1 लिखो लिक्वेशन, LIQUATION, राइट। नंबर 2 लिखो डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन। और नंबर 3 लिखो जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, ठीक है, जोन रिफाइनिंग, ठीक है। अब हेडिंग डालो लिक्वेशन। लिखो बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल, लिक्वेशन में लिखते चलो फटाफट, पूरा 100% थ्योरेटिकल पार्ट है ये, है ना। लिखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऐसे मेटल की रिफाइनिंग करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। एंड एसोसिएटेड इंप्योरिटीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखा है मैंने कि ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो है लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो आपकी इंप्योरिटीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, राइट, है ना। सच टाइप ऑफ रिफाइनिंग इज नोन एज लिक्वेशन। बोर्ड पर लिखा है LIQUATION, लिक्वेशन। एंड in this process metal removes in form of liquid, नेक्स्ट लाइन से लिखो। अब क्वेश्चन है कौन कौन से मेटल होंगे साहब जिनके लिए इसका यूज किया जाएगा। लिखो बच्चों लो मेल्टिंग सॉलिड्स आर PB, लेड यानी PB, SN, SB, BI,
कॉमा Zn कॉमा Hg। Hg तो कई बार कंडीशन पूछा गया है ना, लो मेल्टिंग सॉलिड कई बार पूछा गया है। दूसरे पेन से लिखो, लास्ट पॉइंट दूसरे पेन से लिखो लिक्वेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ difference in melting point of solid and impurities। तो मैंने शुरू में ही बताया है कि आप ऐसी सिचुएशन में इसको डील करेंगे इक्वेशन को जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होगा। तो जो मेटल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और जो इम्प्योरिटीज होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट। अब मेल्टिंग पॉइंट की जगह अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करने लगे, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट की बात करने लगे तो वहां वर्ड यूज करेंगे डिस्टिलेशन। अगर मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करने लगे तो वहां पर हम बोलेंगे डिस्टिलेशन, राइट। तो लिखो डिस्टिलेशन, लिखो डिस्टिलेशन टर्म यूज फॉर metal having low boiling point like Zn, Cd यानी कैडमियम कॉमा Hg, राइट। यहां मेल्टिंग पॉइंट की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लाइन से दूसरे पेन से लिखो impure form of zinc is known as zinc spalter, SPELTER, राइट। नेक्स्ट लाइन से लिखो डिस्टिलेशन, या ऐसे लिखो डिस्टिल्ड एलिमेंट are purified by electrolysis and fractional distillation, ठीक। नंबर 3 लिखो जोन रिफाइनिंग ब्रैकेट में लिखो इंपॉर्टेंट 100% प्योर या अल्ट्रा प्योर एलिमेंट या मेटल के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। 100% प्योर या अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी कंप्यूटर्स में जितने चिप वगैरह बनते हैं वो अल्ट्रा प्योर ही बनते हैं बेटा। सेमीकंडक्टर्स जितने बनते हैं ना सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जितने भी हम मेटल यूज करते हैं अल्ट्रा प्योर ही यूज करते हैं, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो होता है जोन रिफाइनिंग। तो मैं लिखवाना शुरू करूं, लिखो जोन रिफाइनिंग ब्रैकेट में लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखो वेरी प्योर और 100% प्योर और अल्ट्रा प्योर metals like Ge germanium, Ga gallium, Si silicon, Pb यानी lead, In, B boron are purified by zone refining method, next slide से this method based on crystallization principle, right। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ
Basic principle of technique for this process is solubility. Solubility means impurities are more soluble in liquid state, but pure metal have tendency to crystallize after that separated. ठीक है, नंबर 2 लिखो। नंबर 2 केमिकल प्रोसेस। लिखो केमिकल प्रोसेस। लिखो केमिकल प्रोसेस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, पहला क्यूपलेशन। पहला लिखो क्यूपलेशन। ठीक है बच्चों, हमारी बात सुनो। आपसे पूछा जाता है कि क्यूपलेशन प्रोसेस का यूज, पहले इसको लिख लो क्यूपलेशन, है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यूपलेशन प्रोसेस यूज फॉर, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसका यूज सीयू के लिए होता है, जैसा कि नाम से दिख रहा है ना। ऐसा नहीं होता है। क्यूपलेशन प्रोसेस का यूज जो है सिल्वर के लिए होता है, कॉपर के लिए नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि क्यूपलेशन प्रोसेस का यूज कॉपर के लिए होता है। ऐसा नहीं है बेटा। तो क्यूपलेशन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं कि सिल्वर के अंदर, अगर सिल्वर है और सिल्वर के अंदर लेड की इंप्योरिटीज है, तो वहां पर हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। राइट, सिल्वर के अंदर, अगर सिल्वर के अंदर लेड की इंप्योरिटीज है तो वहां पर हम क्यूपलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। क्यूपलेशन प्रोसेस का यूज हम कॉपर के लिए कतई भी नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो एक लाइन जरूर लिखो, क्यूपलेशन प्रोसेस नॉट यूज्ड फॉर कॉपर, यानी कॉपर के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, क्यूपलेशन प्रोसेस used for purify silver containing impurities of lead, silver containing impurities of lead। इसके नीचे बच्चों अंडरलाइन जरूर करेंगे, है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दिस प्रोसेस यूज्ड व्हेन impurities have greater affinity towards oxygen। ठीक, इस प्रोसेस का यूज कब करेंगे? जब इंप्योरिटीज की जो है ऑक्सीजन से सिंपैथी ज्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन सिंपैथी ज्यादा होगी तभी वो जो है इंप्योरिटीज सिल्वर को अलग कर पाएगा। जैसे अगर मैंने लेड ले रखा है तो लेड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर तुरंत ही लेड ऑक्साइड बनाएगा। अगर मैंने मान लिया जाए कि हमने सिल्वर ले रखा है और उसमें इंप्योरिटीज हमारा लेड का मिला हुआ है, यानी कि इंप्योरिटीज उसमें मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एयर के कांटेक्ट में इसको लाएंगे, यानी एयर के कांटेक्ट में हम रिफाइनिंग करेंगे। तो जैसे एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो लेड ऑक्सीजन के साथ लेड ऑक्साइड बना देगा और सिल्वर को सेपरेट कर देगा। तो इस प्रोसेस को, यानी जो मैंने अभी प्रोसेस आपको बताया है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्यूपलेशन। राइट, तो
तो सिल्वर के साथ, अगर सिल्वर के साथ लेड की इंप्योरिटीज है तो हम उसके लिए जो प्रोसेस यूज करने वाले हैं वो क्यूपलेशन करने वाले हैं। बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्यूपलेशन का प्रोसेस हम कॉपर के लिए नहीं करते। जब भी एग्जामिनर इस तरीके का सवाल देता है तो ध्यान देना, उसमें वो पहला ऑप्शन CU ही देगा ताकि आप आसानी से डेविएट हो जाए, राइट। तो आपको डेविएट नहीं होना है। फिर से मैं बोले दे रहा हूं कि क्यूपलेशन प्रोसेस का यूज कभी भी कॉपर के लिए नहीं होता है। हम ऐसे मेटल को सेपरेट आउट करने के लिए इसका यूज करेंगे जिसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत अच्छी हो, यानी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी हो। कहने का मतलब सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर के अंदर हमें लेड की अगर इंप्योरिटीज दिख रही है, तो हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लेड जो है ऑक्सीजन के प्रति, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जैसे ही देखेगा तुरंत अपने ऑक्साइड बना करके सेपरेट आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चल नंबर 2 लिखो। नंबर 2 इसमें हमारा हो जाएगा बी का मतलब हो जाएगा पोलिंग। बी का मतलब पोलिंग, बी लिखो पोलिंग, बी लिखो बच्चों पोलिंग। तो बच्चों पोलिंग कोई नया केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में पोलिंग वर्ड से कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, ग्रीन पोल का मतलब है जैसे एक पेड़ है, पेड़ आप देखे होंगे, घर के अगल बगल पेड़ देखे होंगे बच्चों, तो पेड़ के एक छोटी सी डंठी को तोड़ देते हैं, जैसे ये स्टेम को तोड़ के अलग कर लेते हैं, तो जो पेड़ की स्टेम को तोड़ लेते हैं उसी को हम पोल बोलते हैं। यानी केमिस्ट्री में इसका कोई रोल नहीं है। पोलिंग का मतलब सीधे सीधे एक मान कर चलिए, प्लांट की एक स्टेम को हमने तोड़ लिया जिसमें बहुत सारे लीफ लगे, तो प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन का मतलब मीथेन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब मीथेन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें इस प्रोसेस के लिए हम जिस एलिमेंट का यूज करते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और ये निकलते कहां, वो CH4 से निकलते हैं। तो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से मीथेन बनता है या हाइड्रोकार्बन बनता है। पोलिंग कोई नया वर्ड नहीं है। इसी पोलिंग से यानी लकड़ी के स्टेम से हमें मीथेन मिलता है, और इसी मीथेन को ब्रेक करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में, और दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं कुछ मेटल्स के लिए। तो इसका जो है इसी को हम पूरा प्रोसेस को पोलिंग बोलते हैं। पोलिंग कोई केमिस्ट्री का नया वर्ड नहीं है, ये प्लांट की टहनी है। तो चाहो तो कॉपी के ऊपर लिख सकते हो, पोलिंग इक्वल टू, कॉपी के ऊपर लिखो पोलिंग इक्वल टू स्टेम ऑफ अ ट्री। लिखा बेटा? तो अब मुद्दे पर आ जाओ, लिखो पोलिंग प्रोसेस यूज फॉर कॉपर, Pb, Sn। नेक्स्ट लाइन से लिखो हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिखो मीथेन यानी CH4 ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम एंड it is a reducing agent। It is a reducing agent। नेक्स्ट लाइन से लिखो पोलिंग यूज फॉर मेटल having the impurities of own oxide। यानी कि हम कैसे मेटल को यूज करेंगे, जो मेटल अपने ही ऑक्साइड की इंप्योरिटीज को रखते हो। जैसे कॉपर है तो कॉपर की ऑक्साइड की इंप्योरिटीज रख रहा है, या आपका मान लिया जाए दूसरा कोई लेड है तो लेड ऑक्साइड की इंप्योरिटीज रख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं पोलिंग वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, CuO प्लस H2। H2 कहां से आया? CH4 से। CuO प्लस H2 क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना। तो एक मैंने ले लिया हाइड्रोजन का केस, तो हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट काम करेंगे। एक कार्बन का भी केस ले लो बच्चों,
CuO प्लस C, CuO प्लस C, एरो Cu प्लस CO, राइट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पोलिंग बेस्ड ऑन रिडक्शन फिनोमिना, यू नो रिडक्शन फिनोमिना, यानी कि कोई मेटल का ऑक्साइड है और मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये एक रिडक्शन फिनोमिना पर बेस है, पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट लिखो बेसेमराइजेशन, सी लिखो बेसेमराइजेशन, ठीक है। सी लिखो बेसेमराइजेशन, लिखो दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर कॉपर एंड आयरन। बच्चों बेसेमर कन्वर्टर एक तरीके का बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर आग जलता है, ठीक है। उसके अंदर एक आग जलता, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर में जब हम कंपाउंड को डालते हैं तो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है और इंप्योरिटीज बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, यानी कि जला देना। तो एक तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक बड़ा बेसेमर कन्वर्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल कंपाउंड को हम जला देते हैं, राइट। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर उसको गर्म कर देते हैं तो डिकम्पोजिशन उसमें हो जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम बेसेमराइजेशन बोलेंगे। तो अंडरलाइन हेडिंग डालो, बेसेमराइजेशन। लिखा है बेटा? लिखो impurities containing metal is heated in a furnace and a blast of compressed air, blast of compressed air is blown, 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 है ना। which oxide the impurities into their oxide, and that can be removed in the form of slag हम आपको बता चुके हैं, राइट। अब लिखो नंबर 3 हो गया। नंबर 4 लिखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसको लिखो इंपॉर्टेंट। देखो 99% मेटल के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ही करते हैं। 99% मेटल के लिए हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। लिखो मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट आर रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस, है ना। लाइक CuAg, Zn, Sn, Pb, Al एंड निकल, है ना। ETC कर लेना, बहुत सारे होते हैं। दूसरे पेन से लिखो, इस प्रोसेस की खास बात, दूसरे पेन से लिखो। इन दिस प्रोसेस एनोड मेड ऑफ इम्प्योर मेटल। एनोड किसका बना होगा? एनोड, इसमें एनोड इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, 2 होगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा।
जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। जो एनोड बना होता है वो इम्प्योर मैटर से बना होता है, जो कैथोड होता है वो प्योर मैटर से बना होता है। यही लाइन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो एनोड होता है वो एनोड जो आपका होता है वो इम्प्योर मैटर से बना होता है, और जो कैथोड होता है वो प्योर मैटर से बना होता है। यही लाइन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लिखो बेटा, दूसरे पेन से लिखना, लिखो एनोड मेड ऑफ इम्प्योर मेटल but cathode made of pure metal। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस soluble impurities go into the solution while insoluble or less electropositive impurities settle down, है ना, settle down below the anode, यानी एनोड के नीचे, which is known as एनोड मड। अंडरलाइन कर लेना, एनोड मड, राइट, एनोड मड और स्लग, SLUDGE। बच्चों कभी कभी देखा होगा जो गोल्ड के जो बिजनेस करते हैं लोग, तो बहुत सारे गांव वगैरह के लोग जो है कहते हैं मेरा गोल्ड की एक चेन है और इसको साफ करना है, ठीक है। तो गोल्ड के जो बिजनेस करते हैं वो करते क्या है, उस सफाई में केमिकल्स यूज करते हैं, है ना। सफाई करते समय ऐसा भी होता है कि वो जो है सफाई के साथ साथ थोड़ा सा गोल्ड अपने कंटेनर में गिरा लेते हैं, है ना। तो कंटेनर में गिरा लेते हैं, वो भी इसी पर बेस्ड है, वो भी फिनोमिना इसी पर बेस्ड है ना। और उसको बाद में प्यूरिफाइड करके अलग कर लेते हैं, ठीक। तो आपको लगता है गोल्ड चमक गया, बिल्कुल चमक गया, कायदे से चमक गया। तो ये जो गोल्ड है इसी को हम बोलते हैं एनोड मड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़िया समझाएंगे कि कितना सोना कितनी बार कितने टाइम में निकाला जा सकता है ना। तो कैसे कैसे कलाकारी करके ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना नहीं, लेकिन आपको मेथड में जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, फटाफट लिखो। नंबर 1, एग्जाम्पल 1, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, है ना। तो पहला लिखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, 3 एग्जाम्पल जरूर लिखो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो एनोड क्या होगा, इम्प्योर, लिखो एनोड बराबर, एनोड पे क्या होगा, इम्प्योर मेटल होगा। तो लिखो बच्चों, एनोड बराबर ब्लिस्टर, BLISTER, ब्लिस्टर कॉपर, ब्रैकेट में लिख लेना 98%, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, इंप्योरिटीज। तो ये इंप्योरिटीज है कि नहीं है, ये इंप्योरिटीज है। तो ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, जो 98% इंप्योरिटीज होती है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, कैथोड बराबर प्योर मेटल, कैथोड बराबर प्योर मेटल। थर्ड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोलाइट बराबर एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4। इस इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट और H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। कैथोड का यूज करेंगे, एनोड का यूज करेंगे। कैथोड पर होगा आपका प्योर, एनोड पर होगा इम्प्योर। तब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें कॉपर की रिफाइनिंग होगी, यानी कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा, राइट। बी पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। तो बच्चों फिर वही पुरानी बात, जैसे मैंने लिखवाया था, पहले हम क्या लिखवाएंगे, एनोड, फिर क्या लिखवाएंगे, कैथोड, फिर क्या लिखेंगे, क्या इलेक्ट्रोलाइट हम लेने वाले। तो हम जो है एनोड पर हमेशा क्या लिखेंगे, इस प्रोसेस में हमेशा एनोड में
एनोड पर इम्प्योर फॉर्म होगा और कैथोड पर हमेशा प्योर फॉर्म होगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे। लिखो एनोड बराबर इम्प्योर सिल्वर, एनोड बराबर इम्प्योर सिल्वर, कैथोड बराबर प्योर सिल्वर, एनोड बराबर इम्प्योर सिल्वर, कैथोड बराबर प्योर सिल्वर, इलेक्ट्रोलाइट बराबर एक्वस AgNO3 प्लस डाइल्यूट HNO3, एक्वस AgNO3 प्लस डाइल्यूट HNO3। सी एग्जाम्पल लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड, ब्रैकेट में लिखो, इसका नाम है बेट प्रोसेस, BETT बेट, BETT बेट प्रोसेस, इसका नाम है बेट प्रोसेस, BETT बेट प्रोसेस। लिखो फिर इम्प्योर बराबर एनोड बराबर इम्प्योर लेड, एनोड बराबर इम्प्योर लेड, एनोड बराबर इम्प्योर लेड। नेक्स्ट लाइन लिखो कैथोड बराबर प्योर लेड, इलेक्ट्रोलाइट बराबर मिक्सचर ऑफ PbSiF6 प्लस H2SiF6 प्लस H2SiF6। लिख लिया। अब नंबर 4 लिखो, वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, डी के बाद ई लिखो, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो बच्चों आप जब एनसीईआरटी खोलते हो तो ये नहीं है और ये है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो लिखो एनसीईआरटी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है ना। तो इसमें 3 बातें हम बताएंगे, 2 आपके एनसीईआरटी में है, 1 आपके एनसीईआरटी में नहीं है। लिखो बच्चों, वेपर फेज रिफाइनिंग बेस्ड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। यू नो थर्मल डिकम्पोजिशन, टूटना, यानी कि टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद टूट जाना, है ना। लिखो दिस प्रोसेस बेस्ड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और इसमें 3 लिखो, 3 एग्जाम्पल। नंबर 1 लिखो, यानी फर्स्ट लिखो वॉन ऑर्किल प्रोसेस, राइट। बी लिखो सेकेंड मॉन्स MONDS मॉन्स प्रोसेस, राइट। और सी थर्ड लिखो क्रोमैटो, है ना, क्रोमैटोग्राफी मेथड। ठीक है, राइट। तो थोड़ा सा मेरी बात सुनो। अब यहां पर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करने वाले हैं। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में एक मेटल लेंगे जो कि इम्प्योर होगा, राइट। उसके बाद कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, दोनों में अलग अलग लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्परेचर T1 ले रखा है, तो टेम्परेचर T1 लेने के बाद कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर और ज्यादा टेम्परेचर ले लेंगे तो आपका मेटल अलग हो जाएगा, यानी कि जो मेटल था आपका मेटल अलग हो जाएगा। बस अंतर ये होगा कि ये प्योर फॉर्म मिलेगा और साथ में इलेक्ट्रोलाइट उठ के अलग हो जाएगा। बच्चों इस बात का भी ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर अगर मैं थर्मल लिया हुआ है तो पूरे के पूरे समीकरण में, पूरे इन दोनों केसेस में T2 का टेम्परेचर T1 से हमेशा ज्यादा होगा, तभी जाकर के थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अगर मान लिया जाए कंपाउंड को हमने 100 पर गर्म किया तो थर्मल डिकम्पोजिशन कब होगा, जब 100 से ज्यादा पर टेम्परेचर होगा। तो अगर 100 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी वो डिसोसिएट होगा। तो ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, मैं इन दोनों में यूज करने वाला हूं। इज क्लियर? पहले इतना लिख लो। लिखा बच्चों? अब लिखो
अब नंबर 1 लिखो, वॉन आर्किल प्रोसेस, लिखो वॉन आर्किल प्रोसेस, लिखो दिस प्रोसेस यूज फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, removal of oxygen and nitrogen impurities, and used for titanium Ti, zirconium Zr, and hafnium यानी HF, राइट, कॉमा Hg भी यूज कर सकते हो, लिखो Ti प्लस, मैं लिख दूं क्या, Ti प्लस, Ti क्या है, इम्प्योर, प्लस 2I2, अब हमको क्या मिल गया, TiI4, टेट्राहाइड्रो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर हम T2 ले रहे हैं, ये हमारा टेम्परेचर T1 है। अब ये हमारा टाइटेनियम अलग हो गया, 2I2 अलग हो गया, लेकिन अंतर ये आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया प्योर, राइट। लिखो मॉन्ड प्रोसेस, लिखो मॉन्ड प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल इन्वॉल्व्स ऑक्सफोर्ड प्रोसेस, ऑक्सफोर्ड OXFORD, ऑक्सफोर्ड प्रोसेस, कॉमा मॉन्ड प्रोसेस, कॉमा जर्मन प्रोसेस, कॉमा जर्मन प्रोसेस। इन तीनों से हम लोग निकल को निकालते हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, मॉन्ड प्रोसेस। लिखो रिएक्शन, लिखो निकल में अगर मैंने 4CO के साथ रिएक्शन करा दिया है, ये हमारा क्या है, ये इम्प्योर है, राइट। और अब हमको T1 टेम्परेचर पे क्या मिल रहा है, NiCO का होल 4, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, राइट, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब इसके बाद अगर मैं T2 ले रहा हूं तो आपका निकल बन जाएगा और साथ में 4CO बिल्कुल अलग हो जाए, कार्बोनिल बोलते हैं, कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल है। अब ये हमारा क्या है, प्योर फॉर्म में है, इसी को हम मॉन्ड प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉन्ड प्रोसेस। नोट करो बच्चों, सी लिखो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस, सी लिखो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस, लिखो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। दिस प्रोसेस यूज फॉर थोरियम एंड लिथियम, थोरियम एंड लिथियम, TH, थोरियम एंड लिथियम, and it is based on, and it is based on, and it is based on adsorption process। अब है ये लो मेटलर्जी ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ आयरन, पहले हेडिंग डालो ओर्स ऑफ आयरन, ओर्स ऑफ आयरन, ओर्स ऑफ आयरन। लिखो हेमेटाइट, HAEMATITE, हेमेटाइट, हेमेटाइट फॉर्मूला लिखो Fe2O3, हेमेटाइट HAEMATITE, फॉर्मूला लिखो Fe2O3। नेक्स्ट लिखो मैग्नेटाइट, MAGNETITE, मैग्नेटाइट, इसको लिखो Fe3O4, Fe3O4। आगे लिखो लिमोनाइट, LIMONITE, लिमोनाइट, इसके आगे लिखो Fe2O3.3H2O। नेक्स्ट लिखो आयरन पाइराइट,